We are into fashion industry. Our company's name is RN Fashion. My retail brand is Kali Ghata, and we are into occasion wear for women. जो भी occasion होते हैं, festive होते हैं, wedding occasions होते हैं, उसके लिए हम लोग outfits बनाते हैं for brides, for mothers, for sisters, like लहंगास हो गया, gowns हो गया, साड़ीज हो गया. So we started our journey 13-14 years back. We were like small job working unit थी हमारी. We were catering to someone very big in the industry. So वहाँ से हमारी journey, but as usual there were no systems in the company. We were scaling up, but we were not sure कि where we were going. So करते 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 we hit the bottleneck. हम लोग को समझ में नहीं आया कि इसके बाद grow कैसे करना है. There were a lot of changes happening in the industry. और इंडस्ट्री में बहुत लोग है ना न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह अडेप्ट नहीं कर रहे थे. So we were really struggling after 6-7 years. We were really struggling with our wholesale business and all. Sir, उसके बाद मैंने अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया. सो रिटेल बिजनेस जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा होलसेल बिजनेस उस समय काफी ग्रो कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मेरे को रिजर्वेशंस आ रहे थे बिजनेस ग्रो करने में. और उसी के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा पिल्फरेज का रैकेट पकड़ा गया. सो ऑन उस समय तो मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना स्टॉक चोरी हुआ है, कितना कितना माल लेना लॉस हुआ है. वी वर नॉट एबल टू एक्सेस द होल. हमारे हाल था कि हम असेस कर रहे थे कि हमारा 1 करोड़ का लॉस हुआ है, हमारा टीम असेस कर रहा था कि हमारा 1.5 करोड़ का लॉस हो गया है, और कितने पीरियड में ये लॉस हुआ है ये हम लोग असेस ही नहीं कर पा रहे थे कि कितने से ये पिल्फरेज चल रहा है. सर जब लॉस समझ में आया, रैकेट जब पकड़ में आए, हम लोगों ने पुलिस केस वगैरह भी किया. वी गॉट होल्ड ऑफ दैट पर्सन, लेकिन वो पर्सन तो एस्केप कर गया. बट हमारे को हम लोग असेस भी नहीं कर पाए बिकॉज कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं था. सर रिटेल आउटलेट भी भगवान भरोसे चलता था. उस समय भी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था. बस किसी ने सजेस्ट किया कि अब तेरे पास है ना डिजाइन अच्छा है, तू अपना रिटेल स्टोर कर ले. तो वहां से क्या किए कि एक रिटेल स्टोर लगा लिए और रैक्स में ना सारा सारा प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर दिए. ना तो हमारे पास बारकोडिंग का सिस्टम था, ना हमारे पास कोई स्टॉक का सिस्टम था. बस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिए और क्लाइंट को डील करना शुरू कर दिए, बट विदाउट एनी सिस्टम. सर वी डिड नॉट नो कि बस पता है कि 100 पीस साड़ी है और एक तो खाते में लिखा हुआ है कि भाई 200 लहंगा है, 100 साड़ी है, 25 गाउन है. उसके अलावा क्या फुटफॉल है, क्या कन्वर्जन रेट है, कितना का सेल होना चाहिए अभी. अब सर आफ्टर सर पहले तो मतलब एकदम राम भरोसे ही था, गैस वर्क पे चल रहा था. जिसका फोन आ गया ना कि मेरा पीस का डिलीवरी नहीं हुआ सर, तो फिर हम लोग उस पीस के पीछे लग जाते थे कि अरे भाई पता करो वो पीस है कहाँ, किसके पास है, इसको अर्जेंट भेजना है. जैसी वो वाली अर्जेंसी सॉल्व हुई, अगला दिन फिर मेरा फोन बता सर मेरा पीस रखा हुआ है. मतलब स्टाफ है, टीम है, सब है, लेकिन सारा ऑर्डर सारा काम राम भरोसे था. हम लोग जब हॉलिडे पे जाते थे साल में एक बार, उसमें भी सुबह से रात तक खाली फोन चल रहे हैं, भैया ये ऑर्डर में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ऑर्डर यहाँ अटक गया. तो मेरे को लगता था फायदा ही क्या है हॉलिडे पे आने का, घर पे ही रहो इससे अच्छा. सर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि वी वर ऑलवेज इनटू मेक टू ऑर्डर. वी वर ऑलवेज इनटू कुट्योर. लाइक हम लोग एज इट इज पीसेस वी नेवर यूज्ड टू सेल. वी ऑलवेज यूज्ड टू टेक ऑर्डर्स एंड देन वी पुट इट इन प्रोसेस. सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि इस प्रोसेस को, मैं तो नेहा को यही बात बोला था कि बिफोर वी स्टार्टेड द वर्कशॉप, मैं ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुका था कि ये बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते. इट्स इम्पॉसिबल टू ग्रो दिस बिजनेस. हम हर तरीके का बॉटलनेक हिट कर चुके थे और हमारे को हम लोग नीचे जा रहे थे. हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था. वी वर गेटिंग कंप्लेंट्स ऑल ओवर. ऑलमोस्ट ऑल द डिलीवरीज वर डिलेड, ऑल द सप्लाईज वर डिलेड, एंड देन एवरीथिंग वाज हेवायर. हमारा हमारे को सोशल मीडिया में ना लोग कंप्लेन करना शुरू कर दिए थे. सो दैट वाज द होल थिंग सर. सर उसके बाद क्या हुआ कि देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड. वो आपका कोई है ना फेसबुक पे कोई ऐड देखा एंड देन ही सजेस्टेड मी कि रितेश लेट्स गो फॉर अ वन डे वर्कशॉप. हाँ 1 डे किया, 4 डे किया. फिर उसके बाद सर 8 मंथ्स के लिए जब आपने लोगों को बोला तो उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. मेरी जो वाइफ है शी सिटिंग नेक्स्ट टू मी, नेहा. So for me it was a very big challenge कि I have 3 kids. So every Tuesday सुबह उठ के जाना है and every Tuesday रात को वापस फ्लाइट बैक टू कैलकाटा, एंड सीखेंगे क्या पता नहीं. I had done the 4 day and I was very confident कि अरे सब कुछ तो पता है, कर लेंगे हम लोग.
but he was the one who pushed me कि चलो we have to go and we have to take this forward, this is the only way out, और कोई रास्ता ही नहीं है। सबसे पहले when we started this journey, सबसे पहले माइंड में था कि जब इसको स्टार्ट कर चुके हैं, when we are on the boat, तब कोई फायदा नहीं है कि अब we have given the boat का रास्ता, अब आप जैसे ले जाओगे, we have to surrender, because अगर अपना दिमाग लगाएंगे, so I will, sir, he had nothing to lose. For him, maybe Tuesday was a one day holiday. For me, going to Delhi, पहले दिन सबकी स्कूल का वर्क, ट्यूशन का वर्क, सब कुछ मैनेज करके सुबह फ्लाइट लेके चले जाना, इतनी बार ऐसे में नहीं आ रही है। सो मदर इन लॉ को होमवर्क करवाना, ट्यूशंस हैं, कितना कुछ मैनेज करना होता था। सो मेरे लिए इट वाज अ, मतलब आर या पार, मेरे को ये वेस्ट नहीं करने। अगर मैं इतना कुछ करके इफ आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड कमिंग बैक, I had to do as you say. I was very sure if I'm in this journey, I am all in. So my mother-in-law was not at all aligned. उनको जैसे पता चला that I'll be going to Delhi, she was like कि क्या जरूरत है। So it was very challenging for Neha sir because घर में 3 बच्चों को छोड़ के, so other family members were a little disturbed. सर मेरे लिए जो आपने जो मैजिक टाइम बताया ना 4 AM, मेरे लिए my 4 AM was my holy grail, you can say that. I did each and everything. 4 से 8 बजे मैंने कोर्स का सारा काम, बिजनेस का सारा काम, सब कुछ मेरा 4 to 8 AM तक कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद 8 o'clock I would come home and अच्छे से, मतलब I would be like a proper daughter. So Hyatt was the second home for us. एंड देन बी स्पेंड द डे नॉर्मली कि अब घर वालों को भी खुश रखना है, बच्चों को भी टाइम देना है। सर वो 4 to 8 AM में सारा काम हो जाता था। अगर हफ्ते में 7, मतलब संडेज तो वी डिड नॉट डू 4 AM, संडे छोड़ के हर दिन 4 AM अगर करो तो कोर्स का सारा काम प्लस बिजनेस का सारा काम कंप्लीट हो जाता था। सर जब से आपने बोला ये हायर करने के लिए, वो ये क्या ना फुल प्रूफ प्लान ही है। बेसिकली क्या है कि 4 ये आ गई कंपनी में, अब क्या है 4 AM में आप अपना सारा वर्कशॉप का काम कर लेते हो और डिसाइड कर लेते हो कि कंपनी में आप काम को डेलीगेट कैसे करना है। तो हम लोगों ने सर है ना उस चीज को है ना सर, शुरुआत में तो क्या है समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब होगा कैसे, बट जब करना शुरू हुए तो ये को समझाना शुरू किया कि भाई तुम ऐसे डेलीगेट करो। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। एवरी वीक रिलीजियसली हम लोग अपना टीम को लेके, मतलब ये जो 8 मंथ जो प्रोसेस था, हम लोग दोनों ने 4 डे के बाद है ना हम लोग डिसाइड तो कर लिए थे कि हम लोग को 8 मंथ्स करना है। तो 1.5 मंथ जो बीच में गैप था वो भी हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया। हम लोग उसी समय से हम लोग है ना अपनी टीम को प्रिपेयर करने लग गए थे कि बहुत बड़ा चेंज हम लोग कंपनी में लाने वाले हैं। वी आर गोइंग फॉर दिस वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में हम लोग जो सीख के आएंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। को फैमिली में अलाइनमेंट करने का वैसे प्रॉब्लम नहीं था। So we started our company on our own. तो हमारा जो पूरा टीम है वो पूरा रिक्रूट हम लोग ही किए थे। अलाइन करने में हमारे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपका वर्कशॉप करके आते थे, हम लोग का एक ही रूल था। अगला दिन सुबह हम लोग 4 AM करते थे, पूरा प्लान करते थे कि आज कंपनी में क्या जाके क्या सिस्टम समझाना और क्या लगाएंगे। 4 AM हम लोगों ने रिलीजियसली किया है। और शायद 4 AM के इट वॉज बिकॉज ऑफ 4 AM वी कुड कीप पेस विथ यू। जो लोग पेस आपके साथ नहीं रख पा रहे थे उन लोगों को बाद में बहुत प्रॉब्लम हुआ कैचअप करने में। सर जब एफएमएस बनाना चालू किए, सबसे पहले तो यही नहीं समझ आ रहा था कि कंपनी में प्रोसेस कितने हैं, स्टेप क्या होगा। मतलब आफ्टर 7 to 8 कंटिन्यूअस डेज ऑफ 4 AM हम लोगों ने एफएमएस फ्लो चार्ट बनाए जा रहे। पता चला 49 स्टेप्स का फ्लो चार्ट बना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़ा खुश हो गए कि हमारा फ्लो चार्ट रेडी है। नेक्स्ट क्लास में आप बोले मैक्सिमम 9 या 10 स्टेप होना चाहिए। आप फिर से एफएमएस लेके बैठे कि यार ये बनेगा कैसे, प्रोसेस क्या है। हम लोग जब परचेज का ऑर्डर देते हैं उसके बाद होता क्या है कंपनी में, उस चीज को पूरा डिटेल में समझने में 10 days लगा। सर व्हेन वी कुड नॉट मेक अ प्रॉपर छोटा स्टेप्स का फ्लो चार्ट, बन ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था अरे ये स्टेप भी डालो, ये भी तो जरूरी है, ये स्टेप भी डालो, ये भी होता है। 30 स्टेप्स से काम तो श्रिंक नहीं कर पाते थे फ्लो चार्ट को। बनाते समय सर मालूम पड़ा कि अच्छा ये भी होता है। मतलब देयर वर थिंग्स हैपनिंग इन द कंपनी व्हिच वी डिड नॉट नो। फ्लो चार्ट बनाते समय वो आपके सामने आई कि अच्छा इसके बाद स्टेप क्रूशियल है। सर आई थिंक सर जब आपने है ना हमारे को कब समझ में आया पूरा कंपनी को फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस,
जब आपने पीसी इंट्रोड्यूस किया, हाँ सर, आपसे हम लोग फोन में भी बात करते थे कि सर स्टेप्स है ना रिड्यूस हो नहीं रहे, आप बोलते थे कि होगा, बाकी लोगों ने भी किया है, तुम भी करो। तो हम लोग का आर्ग्यूमेंट होता था दोनों का, ये बोलती है कि अपने ये वाला स्टेप को कैसे छोड़े, ये वाला स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बोलता था कि उनका एक्सपीरियंस है, वो कुछ सोच समझ के बोल रहे। फिर आपने जब प्रोसेस कोऑर्डिनेटर इंट्रोड्यूस किया और आपने समझाया कि पीसी का रोल है इसको मॉनिटर करना, तब हम लोग को समझ में आया कि फॉर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जब आपने प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया वर्कशॉप में, तो हम लोग को ये बात समझ में आया कि ये स्टेप्स को एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर बोल के एक लड़की होगी जो मॉनिटर करेगी। तो उसके बाद मेरे को और नेहा को समझ में आया कि राहुल सर इसीलिए बोल रहे थे कि 10 स्टेप बनाओ, 12 स्टेप बनाओ, बिकॉज इसके ऊपर जाने से प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। कंपनी आज के दिन में मेरा पीसीस के ऊपर डिपेंडेंट है। सर आज के दिन में जितने भी हमारे प्रोसेसेस है, वेदर यू कैन टेक इट फ्रॉम परचेज एफएमएस टू बायर टू ऑर्डर टू प्रोसेस, बिलिंग प्रोसेस, अकाउंट्स चेकलिस्ट, जितने कंपनी में रिटेल का जितना प्रोसेसेस है, रिटेल में जो भी ऑर्डर्स आ रहा है, रिटेल में जो रोटेशन सिस्टम है, रिटेल में जो जितने भी प्रोसेस है, जितने भी चेकलिस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इज। पीसी के बिना आज के दिन में मेरा कंपनी में ताला लग जाएगा, पीसी के बिना मेरा कंपनी नहीं चल सकता है। आई हैव गॉट प्रोसेस कोऑर्डिनेटर एट एवरी लेवल। मेरे पास आज के दिन में कंपनी में 7 प्रोसेस कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो टर्नओवर उस समय मेरा अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ के आसपास था। शुरुआत में मैंने 3 पीसी लगाया था, बिकॉज मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा है, बिकॉज हमारा जो मेक टू ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है उसमें 25 to 30 डेज लग जाता है हमारे को बना के देने में। सीनियर तो अब आज के दिन में सर डेवलपमेंट में लग गए हैं। मैं अपने ना जैसे जो एग्जीक्यूटर्स थे, जो लोग डिजाइन को बनाते थे, उनका काम तो आज के मर्चेंडाइजिंग और डिजाइनिंग में फोकस रह गया। डिजाइनर्स है, उनका फोकस अब खाली डिजाइनिंग पे रह गया है। पहले वो क्या करते थे, पहले वो प्रोडक्ट भी लेते थे, कारीगर से ना डीलिंग भी करते थे, फैब्रिक के लिए भी है ना दौड़ते थे, एम्ब्रॉयडरी के लिए भी दौड़ते थे। अब उनका काम रह गया खाली डिजाइनिंग का। उससे फर्क पड़ा कि मेरा जो डिजाइनिंग है वो आज के दिन में, पहले हमारे को है ना, मेरे को और नेहा को, हम लोग दोनों को डिजाइनिंग में सुबह से लेकर रात तक लगा रहना पड़ता था। हाँ, डिजाइनर होने के बाद में हम लोग का काम यही था, सुबह जाते थे 4 घंटा खाली बैठ के डिजाइनिंग में लगे रहते थे। और सर डिजाइनर्स क्या करते थे ना, इनके पास हमेशा एक्सक्यूज होता था कि सर कारीगर है ना माल नहीं लाके दे रहा है, सर मेरे को ये ना एक्सेसरी नहीं मिल रहा है, मेरे को ये फैब्रिक नहीं मिल रहा है। अब क्या हो गया, डिजाइनर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि तुम्हारा फोकस खाली डिजाइन क्रिएट करने का है, बाकी सारा सब पीसी है। और फिर असिस्टेंट्स भी दे दिए सर उन लोग को, सारा काम पीसी कर रही है। और डिजाइनर का काम हो गया कि खाली स्केच बनाती है, वो उसका है ना कॉस्टिंग वर्कआउट करती है, हमारे को रेफरेंस इमेजेस दिखाती है, और उसके हिसाब से हम लोग दोनों जन अब खाली है ना ऑडिटर बन गए। हम लोग दोनों जन बैठ के उन लोग का डिजाइन को अप्रूव करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है, हमारे को है ना ज्यादा डिजाइन नहीं चाहिए होता, हमारे को अच्छे डिजाइन चाहिए होते हैं और शॉर्ट डिजाइन चाहिए होते हैं। तो डिजाइनर से पहले क्या रोल होता था, पहले क्या करते थे, उनका जो एक्यूरेसी रेट था वो 20 to 25% था। पहले डिजाइनर्स लोग का जो एक्यूरेसी था अप्रूव डिजाइन का वो 25 to 30% था, 70% रिजेक्ट होते थे। अब तो उनका एक्यूरेसी रेट 70 to 80% हो गया है, अब तो 20% रिजेक्ट होता है, सेम डिजाइनर्स। अब सर हम लोगों ने ना उनको क्या समझाया है, पहले हम लोग उनको बोलते थे कि एवरी वीक मेरे को 10 डिजाइन चाहिए, ठीक है। अब हम उनको बोलते हैं कि एवरी वीक हमारे को 1 डिजाइन चाहिए या 2 डिजाइन चाहिए जो मेरे को जो मेरा बेस्ट सेलर हो। रिटेल का जैसे जैसे हम लोगों ने सिस्टम लगाया, और रिटेल में जब आपने आईएमएस के लिए इतना हम लोग को है ना फोर्स किया कि आईएमएस लगाओ, तो शुरुआत में तो सर हम लोग को आईएमएस समझ में ही नहीं आ रहा था। फैक्ट्री का तो लगा लिए थे, रिटेल में तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लगाए। उसके बाद आपके साथ हम लोगों ने जब अलग से बैठा, तो आप बोले कि तुम प्राइस रेंज को है ना जिस तरीके से जीपी शीट में आपने बोला था कि तुम है ना अलग अलग प्राइस पॉइंट को लेके है ना जीपी शीट बनाओ, तो जब आप जीपी शीट देखे तो आप हमको बोले कि तुम इसी तरीके से प्राइस रेंज को पकड़ के तुम है ना आईएमएस क्रिएट करो कि भाई है ना 40,000 से 50,000 का लहंगा में तुम्हारा क्या क्या रिजल्ट आ। हाँ, उसको बैच कर दिए प्राइस पॉइंट को लेके, उससे आईएमएस बनना शुरू हो गया। और सर फिर हम लोगों ने सर ओकेजन्स को टारगेट किया कि भाई अगर है ना मेहंदी का फंक्शन है तो मेहंदी का फंक्शन में 2 प्राइस पॉइंट है, 2 प्राइस पॉइंट वर्क करेगा, तो उसका आईएमएस उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट किया। जब फर्स्ट टाइम आईएमएस बनाए, आईएमएस बनने के बाद समझ में आया कि हमारे पास स्टॉक में सारे रॉन्ग डिजाइन है, रॉन्ग आइटम्स है। जो चीज की बार बार डिमांड आ रही है उसका तो उस कैटेगरी में सबसे कम स्टॉक है, और जिसका डिमांड नहीं है, जिसपे जीपी मेरा सबसे कम है, जो बहुत ज्यादा बिक नहीं रहा, सबसे ज्यादा उसका स्टॉक है।
70% डिजाइन्स वी हैड टू जस्ट सेल ऑफ कि इसको किसी भी दाम में बेच के इसको स्टॉक से हटाओ। सर फायदा ये हुआ कि जो स्टॉक लेवल है, मेरा जो स्टॉक लेवल है, हम लोग ने रियलाइज किया कि एवरी ईयर है ना अपना जो स्टॉक लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा है। पापा पूछते थे कि प्रॉफिट कहाँ गया, हम लोग बोलते थे कि स्टॉक में चला गया। पापा ईयरली एक बार रिपोर्ट लेते थे मेरे से, बोलते थे कि तू तो बुक्स में प्रॉफिट दिखा रहा है 100 रुपया और तेरा दिख रहा है 40 रुपया, तो 60 रुपया कहाँ गया? तो मैं बोलता था कि देखो पापा 60 रुपया मेरा स्टॉक में चला गया, लास्ट ईयर मेरा स्टॉक इतना था, उससे 60 रुपया स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो वो हम हमेशा बोलते थे कि ये स्टॉक इंक्रीज करता है, तू बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता था। तो जब आईएमएस बनाए और जब जीपी शीट बनाए तो उससे ये एडवांटेज हुआ कि हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये 2-3 प्रोडक्ट और ये 2-3 प्राइस पॉइंट हम लोग अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। इन्वेंट्री सर मेरा अप्रोक्सीमेटली सर 40 to 50% रिड्यूस हो गया था ड्यूरिंग द वर्कशॉप। सेल्स का इम्पैक्ट ये पड़ा सर कि मेरा है ना होलसेल बिजनेस से मैं अपना फोकस रिटेल की तरफ लेके जा रहा था। और शायद आपको सर याद होगा मैं इसीलिए आपके पास आया था अपना सिस्टम्स लगाने के लिए, क्योंकि मेरे को होलसेल बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा था। मैं रिटेल में आ रहा था। बिफोर द वर्कशॉप मेरा एक रिटेल था, 40% इन्वेंट्री कम हो गया था बिकॉज ये डिस्काउंट करके निकाल दिए। सेल्स उतना का उतना ही रहा सर। सर सेल्स में इसलिए नहीं फर्क पड़ा बिकॉज हम अपना कंपनी को एक ट्रांजिशन मोड में डाल रहा था। सर नटशेल में अगर बोले तो सर हम लोग अगर अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर है ना 1 महीना अगर काम पे नहीं जाए तो हमारा काम एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। केआरए बना हुआ है, केपीआई बना हुआ है, ईच एंड एवरी पर्सन को पता है कि हमारे को जाके क्या करना है। सर लॉकडाउन के ठीक पहले हम लोगों ने 150 ब्राइडल लहंगास का ऑर्डर ले लिया था। जब लॉकडाउन अनाउंस किया, सीआरएम्स ने अपने आप सारे क्लाइंट्स को अप्रोच किए, सबके वेडिंग के डेट्स पूछे अपने आप। उन लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। सर पहले का आपको हाल बताइए ना नेहा, ये हाल था कि कंप्लेन पे कंप्लेन, माने हमारे पास फोन आता था कि कल हमारा ये फंक्शन है और अभी तक हमारा गारमेंट नहीं पहुंचा हमारे पास। हाँ, और सर आज ये है कि सर हमारे अभी भी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन लोगों की वेडिंग पोस्टपोन नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो टीम है, हमारा टीम एवरी 7 डेज उन लोगों को देख कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा भी रिलैक्स करता है तो वी विल बी एबल टू डिलीवर योर प्रोडक्ट ऑन दिस डेट। अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। हमारा और नेहा का जीरो इन्वॉल्वमेंट है आज के दिन में। अब मेरे पास वी डोंट गेट एनी फोन कॉल्स कि ये ऑर्डर ये इस कारीगर के पास अटक रहा है या ये वाला पीस यहाँ अटक रहा है, इस कस्टमर को डिलीवरी देना है, रॉन्ग कलर बन। सर इस टाइप के फोन कॉल्स वर द नॉर्मल नॉर्म ऑफ द डे। सर एकदम नहीं करता सर। एंड नाउ आई एम सो फ्री कि अब डिजाइनिंग का जो भी हम लोग काम करते थे, डिजाइनिंग भी अब डिजाइनर्स इतने एफिशिएंट हो गए कि अब मेरे को एक्चुअल में लग रहा है कि आई एम नथिंग टू डू। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को सिस्टम ऑब्सेशन हो गया है। आई एम स्पेंडिंग ऑल माय टाइम थिंकिंग कि इसको और कैसे बेटर करें। सर आई टोल्ड यू, एक हॉलीडे तक मतलब इवन अ 7-day हॉलीडे वाज अ वेस्ट। आई वुड टेल हिम कि इतना पैसा खर्च करके यहाँ भी आने की क्या जरूरत थी जब सुबह से आज फोन ही कर रहे। सर नाउ वी गो ऑन हॉलीडेज नाउ। सर अब एक्चुअली घर पे रहते वक्त भी लगता है कि आई एम ऑन अ हॉलीडे बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू। सो नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ इनोवेशन कि अब इसको कुछ डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। सर इनका ही विल कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू ऑप्शंस कि अब और नया काम है। देन इवन इफ वी डोंट गो टू द फैक्ट्री for 6 months, sir, everything will be absolutely normal. सर ऑल दिस वाइल सर कभी भी है ना ये टाइम नहीं मिलता था कि आज तक मेरे 3 बच्चों को आज तक कभी भी मैंने पर्सनली जाके स्कूल ड्रॉप या स्कूल पिकअप नहीं किया। वो लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आया कि मैं कितने बार बच्चों को जाके स्कूल से पिकअप किया एंड दे यूज्ड टू गेट सो हैप्पी कि हम लोग को पिक करने आए हैं। सर हम लोगों का अभी ये हाल है कि हम लोग दोनों को मन करता है, हम लोग कॉफी शॉप में बैठ जाते हैं, 2-3 घंटा बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को मतलब घर से निकले बैग लेके कॉफी शॉप चले गए, 2-3 घंटा अपना काम किया, फिर बच्चों को पिकअप करने चले गए, बच्चों को लेके कहीं लंच चले घूम फिर के सर उसके बाद घर पे आके रिलैक्स कर रहे हैं। बार हो चुका है कि हमारे को ये लग रहा है कि अभी काम पे जाएंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेट देम डू देयर वर्क। तो बिकॉज हमारे को जाने से तो लोगों के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने लग जाता है ना। तो अब तो ये तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव हो गई। और ये के होने से क्या होता है कि कोई भी चीज है भैया हेल्प टिकट लगा दिया, अपना हेल्प टिकट से ना रेस करके ये व्हाट्सएप खींच के भेज देती है कि ये क्वेरी है। सर खाली देखिए सर, खाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स के लिए वो जाना जरूरी है, ईएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 1 डे अ वीक ईएम जाते हैं और वेडनेसडे जाते हैं ऑपरेशनल मीटिंग के लिए। बिकॉज सर मेरा काम क्या है सर, देखिए ये सुनने में जितना इजी लग रहा है, पीपल हु आर देयर इन दिस इंडस्ट्री उन लोगों को पता होगा वी आर डीलिंग विद द मोस्ट इलिटरेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सर इनका जो हाल है
ये कारीगर लोगों को सिस्टम का एस भी समझ में नहीं आता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब हम सिस्टम्स लगा रहे थे, कंपनी तो फटाफट फटाफट अलाइनमेंट हो रहा था, लेकिन जब हम वेंडर्स को पकड़ना शुरू किए, आप सर सोच नहीं सकते, मतलब मैं डेली रात को परेशान होकर आता था और ये सोचता था कि अगला ट्यूसडे जाएंगे और है ना राहुल सर को क्या जवाब देंगे कि यहाँ तो कोई सिस्टम लग ही नहीं रहे। मैंने कितने कारीगर हम लोग को बोल दिए, मेरे पुराने पुराने बड़े बड़े उस्तागर बोलते हैं कि सर আপনি একটা কাজ করুন, আপনি है ना এইসব পড়াশোনা করে আসছেন, মানে आप पढ़ाई लिखाई करके आ रहे दिल्ली से, हम लोग से नहीं होगा ये काम, आप अपना देख लीजिए, आप अपना देख लो। और वो कारीगर लोगों के ऊपर हम डिपेंडेंट है, हम उन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। सर देखिए, वेंडर्स लोगों का सबसे बड़ा एक ही कंप्लेन था कि हमारे को पेमेंट है ना टाइम पे चाहिए। वो वही एक लॉलीपॉप था जिसके चलते हम उन लोगों को अलाइन कर पाए सर उनका पेमेंट सारा हम लोगों ने सर फीफो लगाया। फीफो का सिस्टम जब उन लोगों को लगाया तो उन लोगों को पहली बात तो समझ में नहीं आया, उनको लगा कि पहले वाले को पैसा मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। पेमेंट मिलता था तो बी को फोन आता था कि आप तो ए को पेमेंट दे दिए, हमको क्यों नहीं दे रहे। आपस में इन लोगों का नेटवर्क ऐसा था कि मेरे पास अगर 70 जॉब वर्कर थे तो 4 को पेमेंट करते थे तो 5वां का फोन आता था कि है ना 4 को मिल गया, वो क्यों नहीं देंगे, हम कल से काम नहीं कर। अब सर इन लोगों को फीफो का सिस्टम समझ में आ गया कि हाँ पहले ए को मिलेगा, फिर बी को मिलेगा, फिर सी को मिलेगा। सर का जैसे जैसे पेमेंट आएगा, सर पहले ए को देंगे, फिर बी को देंगे, फिर सी को देंगे। सर इससे क्या हुआ, मेरा जो डिलीवरी प्रोसेस है वो भी थोड़ा फास्ट हो गया। सबको ये समझ में आने लगा कि बी पहले आएगा, पेमेंट पहले मिलेगा। सर वेंडर को अलाइनिंग वाज द चैलेंज, तो हमने एक तो वेंडर अलाइनमेंट मीटिंग की कंपनी में। वी कॉल्ड ऑल द वेंडर्स, उनको सारा सिस्टम समझाया। सर उनके भी क्वेश्चंस थे, वी आंसर्ड ऑल देयर क्वेश्चंस। एंड सर ऑफिस में हमने एक तो बड़ा सा वेंडर का बोर्ड बना दिया एंट्रेंस पर, रिसेप्शन पर, वेंडर ऑफ द मंथ। उनको सारे शीट समझाए कि देखो जब तुम सामान लेके आ रहे हो, तुम्हारा टाइम देखा जा रहा है, तुम्हारा क्वालिटी देखा जा रहा है कि कितने टाइम पे इस क्वालिटी का काम आ रहा है। और फिर हम लोग उसका रैंकिंग कर रहे थे, बेस्ट वेंडर, सेकंड बेस्ट वेंडर। सो सर जो भी कारीगर एवरीडे बेसिस पे कंपनी में आ रहे जा रहे हैं, वो नोटिस बोर्ड में अपना फोटो देख के बड़ा खुश हो रहे थे कि अरे आई एम द वेंडर ऑफ द मंथ। सो फॉर देम इट वाज अ वेरी बिग थिंग सर। फॉर मी आई थिंक सर गूगल इज द ऑक्सीजन राइट नाउ। हम लोगों का लाइफ आज के दिन में गूगल ड्राइव के बिना चलना इम्पॉसिबल है। सर गूगल ड्राइव इज वन थिंग विच सर जिसका कर्ज चुका नहीं पाएंगे आपको सर। I mean like आज के दिन में every smallest of data and details of my company is in Google Drive। हम लोग कॉफी शॉप में बैठते हैं, गूगल ड्राइव खोलते हैं, ऐसे लगता है कंपनी चालू हो गया, गूगल ड्राइव बंद करते हैं, ऐसे लगता है कंपनी बंद हो गया। सर आई आल्सो वांट टू ऐड कि बोथ ऑफ अस आर नॉट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सर। हम लोग आज के पहले तक सिर्फ बेसिक गूगल सर्च करना आ रहा था और उसके अलावा ईमेल क्रिएट करना था, और कुछ भी हम दोनों को कंप्यूटर पे कुछ नहीं आता था। इनफैक्ट आपका कोर्स स्टार्ट होने के बाद आई थॉट ऑफ डूइंग अ कोर्स घर पे। आई कॉल्ड अ कंप्यूटर टीचर कि मेरे को और कंप्यूटर क्लास सिखाओ। कोर्स मेरा हम लोगों ने नवंबर 2019 में शुरू किया था, 2018 में। तो जून 2019 हमारा खत्म हुआ। उसके बीच में सर हम अपना फ्लैगशिप स्टोर खोला सर कलकत्ता में। पहले एक स्टोर था सर एक और स्टोर खोला जो 3 times बिगर था फर्स्ट स्टोर से। सर पीपल इन दिस इंडस्ट्री दे नो अबाउट मी, अबाउट आवर ब्रांड। कालीघटा हमारा ब्रांड है सर। और हमने यहाँ पे सेकंड स्टोर खोला कलकत्ता में। अभी रिसेंटली सर 3 months बैक मैंने बॉम्बे में दिसंबर में जाके बॉम्बे में अपना फ्लैगशिप स्टोर एस्टैब्लिश कर रहा था। अब तो सर पूरा डिजिटाइज करने का प्लान है सर अभी आगे जाके। सर डिजिटल सर आई थिंक सर डिजिटल वर्कशॉप जो अपने मनोज सर का मेरे को कराया, वो आई थिंक मेरे लाइफ का गेम चेंजर था सर। अब तो सर ये समझ में आ रहा था कि फिजिकल स्टोर्स खोलने की जगह अगर मैं सिर्फ डिजिटली अगर अपने आप को आगे लेके जाऊं तो आई कैन रियली अप्रोच द एंटायर वर्ल्ड। सर पहले क्या हो रहा था कि आज अगर एक विसिनिटी में अगर अपने स्टोर खोलते हैं, कलकत्ता में एक स्टोर खोला तो दैट इज ओनली लिमिटेड टू दैट सिटी। तो जब जैसे सर मैंने सर सबसे बड़ा एप्रीहेंशन मेरे लाइफ में ये था कि मैं ना लहंगास को है ना बिना ट्रायल कराए कैसे सेल कर सकता हूँ। मैं किसी से भी बात करता था, सब यही बोलते थे कि तुम्हारा प्रोडक्ट है ना ऑनलाइन नहीं बिकेगा, ऑनलाइन में ना $100 $200 का पीस बिकता है। तो अब मेरा है $1000 $1500 $2000 का प्रोडक्ट, उसको मैं ऑनलाइन बेचूं कैसे। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि फिजिकल स्टोर्स में इतना बड़ा कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है कि उसको आगे लेके कैसे जाऊं, इतना कैपिटल लाइक। सर डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप करते करते सर
तो सर वहां पे ना मनोज सर ने ना मेरा सबसे पहले जो मेरा जो माइंडसेट था कि हम इसको ऑनलाइन सेल नहीं कर सकता, सबसे पहले वो उसको हटाए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, डिजिटल एजेंसीज, आरओआई, ये सब करते 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 सर उनसे एक अच्छा रिलेशन बन गया। मैं अलग से दिल्ली गया उनसे मिलने के लिए, आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने मेरे को बहुत सारा स्ट्रैटेजीज बताया कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। हमने उस चीजों को इम्प्लीमेंट किया। अब इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे टीम को एस्टैब्लिश करना था। अब यहाँ पे लोग मिल ही नहीं रहे, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री में, कुट्योर में हमारे साथ ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जो ऑनलाइन क्लाइंट को अप्रोच करके उसको माल बेच रहे हैं। सर डिजिटल मार्केटिंग का सर छोटा सा आपको रिजल्ट बताते हैं। हम जून से शुरू किया था सर, अभी ये रिजल्ट है कि लॉकडाउन का फर्स्ट 15 डेज में हम 10 लाख रुपीस का प्रोडक्ट सेल किया ऑनलाइन। ये हाई एंड लहंगाज है सर। तो हम लोग लीड्स को कैप्चर किया और उन लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। सर देखिए अभी हम लोग सर काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गए। हमारे को जो लीड्स मिलता है उसमें 40 to 50% लीड्स अच्छे क्वालिटी के लीड्स मिलते हैं हम लोग को। सर उस समय लीड आता था अप्रोक्सीमेटली 10, 15, 20 लीड्स आते थे, बट सर अब मेरा टीम काफी बड़ा हो गया। नाउ आई हैव अ फुल फ्लेजेड डिजिटल टीम। सो हम लोग अप्रोक्सीमेटली दिन में 25 to 30 लीड्स को हैंडल करते हैं। एवरी डे एक सेल्स पर्सन 4 से 5 लीड को हैंडल करता है। सर मेरा टोटल स्ट्रेंथ 110 पीपल है, टोटल रिटेल और बैकएंड मिला के। लेबर अलग है सर, लेबर से मतलब नहीं है, लेबर तो अलग है। तो ये एक मास्टर शीट था सर, ये स्टॉक शीट जो हमने बनाया, जो हमारे स्टोर पहले भी था सर, लेकिन कुछ अवेयरनेस नहीं था। अब ये हमारा मास्टर स्टॉक शीट है जिसमें मेरे पास ईच एंड एवरी स्टॉक का विद बार कोड, मेरे पास उसका इमेज है, उसका कलर, उसका प्राइस, वो कौन से स्टोर पे है, अभी फैक्ट्री में है, एल्गिन स्टोर में है, मुंबई में है, सॉल्टलेक में है। ये वन शीट में मेरा 100% स्टॉक मुझे दिखाई देता है सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फोटोज भी है, ईच एंड एवरी पीस किस स्टोर में है। अभी फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर अगर आता है होलसेल या रिटेल, तो हम सबसे पहले ये स्टॉक शीट खोल के सीआरएम उसको रन करके चेक करती है कि ये एग्जैक्ट पीस कहाँ पर पड़ा है। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि इसको बनाना है नया कि एज इट इज पीस को डिलीवर करना है। हर एक चीज जो रिटेल स्टोर में, अगर मेरे को मुंबई में स्टोर खोलना है तो स्टोर में जो जो एक्टिविटी होगी, सारे नए स्टाफ होंगे, उन सबको ट्रेन करना है। तो ये एक ट्रेनिंग साइट है जहाँ पर हर एक छोटे से छोटे चीज का हमने वीडियो बना दिया है कि सोल्ड साड़ी का फिनिशिंग कैसे होगा, साड़ी की आयरनिंग एंड पैकेजिंग कैसे होगी, मेजरमेंट कैसे लेना है, हाउ टू मेक कॉफी फ्रॉम कॉफी मशीन, हाँ कि ब्लाउज को हैंग कैसे करना है, देन हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, स्टेप्स भी लिख दिए, वीडियो भी डाल दिया। सारे ईआरपी से रिलेटेड है कि हाउ टू मेक लॉयल्टी मेंबर्स, हाउ टू रिसीव अ स्टॉक फ्रॉम एनी ब्रांच, हाउ टू रिसीव सेल्स ऑर्डर अमाउंट। सर याद है मैं आपको बोलता था कि मेरा बॉम्बे स्टोर खोलने में मेरे को एफर्ट ही नहीं लगा बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स। कुछ भी नहीं लगा सर इन कंपैरिजन टू ये जो 2 स्टोर मैं खोला, वो उसमें तो मेरे को बहुत एफर्ट लगा। और बॉम्बे स्टोर तो मेरे को प्लान किया और खुला, मतलब विद इन 30 डेज में प्लान कर लिया था कि मेरे को बॉम्बे स्टोर खोलना है। तो हम लोग ने क्या किया कि संग संग है ना रिटेल में सारा सिस्टम्स हम लगाना शुरू कर चुके थे। आपसे बात की, आप बोले कि तुम अब अपना रिटेल में ना सिस्टम्स लगा लो, प्लग इन प्ले था सर। सर ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा के वहां पे एक डेस्कटॉप में चालू कर दिए, ट्रेनिंग दे दिए लोगों को, काम खत्म। डे 1 से लोगों को पता था कि अगर कोई क्वेरी है तो इस साइट में चले जाओ और देख लो। सर बॉम्बे का पूरा सिस्टम फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी टू वहां पे ना जो सेल्स टीम है वो लोग कैसे ड्रेस्ड अप है, उसका भी नया पूरा ऑडिट करवाती है कि वो लोग है ना अच्छे से ड्रेस्ड अप है कि नहीं है। रोज 11:30 का टाइम फिक्स्ड है, 11:30 सबको अपनी यूनिफॉर्म में मेकअप करके सब कुछ करके फोटो क्लिक करना है एवरी डे। So basically there is a PC for doing it. So sir, what I did, I made my own schedule. Okay. So कि मेरे को मंडे को मेरे को कौन से शीट्स देखना है, ट्यूसडे को मेरे को क्या देखना है, ट्यूसडे को मेरे को एल्गिन का सिस्टम देखना है, रिटेल डैशबोर्ड देखना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली शीट देखनी है। सो मेरे लिए आई मेड अ शेड्यूल सो दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। वंस अ वीक आई ओपन द शीट एंड वो भी सर ये सारा 4 AM में 1 घंटे से भी ज्यादा नहीं लगता। तो अगर मेरे को सॉल्टलेक सिस्टम देखना है फ्राइडे को सुबह 4 AM में, आई चेक एवरीथिंग एंड आई जस्ट सेंड द रिक्वायर्ड मैसेजेस टू माय ईए कि ये वाला ऐसे करा लो, ये वाला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, जो भी है। सो दैट इज खाली सुबह 4 AM का 1 घंटे का काम। सर फॉर रिटेल, सिंस हम लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं, हमारे सब FMS में वी हैव एडेड अ स्टेप सेंड वीडियो ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑर्डर। सो वी एक्सचेंज वीडियोस कि अगर पीस रेडी है
स्टोर मंगवाने के पहले फैक्ट्री से एक उसका वीडियो आ जाता है. द CRM सेंड्स द वीडियो टू द स्टोर पर्सन एंड बोल देती है कि तुम चेक कर लो तुम्हारा पीस एज इट इज बना है कि नहीं. सो देन द रिटेल पर्सन उसको अप्रूव करती है, तब हम पीस डिलीवर करते हैं. नहीं तो पहले क्या होता था, हम पीस बना दिए, डिलीवर कर दिए, फिर वो बोलती थी अरे इसका ये ऐसे नहीं ऐसे होना था, फिर वो वापस फैक्ट्री जाता है, फिर काम होता है, फिर आता है. सो दिस टू एंड फ्रो यूज्ड टू हैपन अ लॉट ऑफ टाइम्स. जब से हमने ये वीडियो वाला स्टेप इंट्रोड्यूस किया है, नाउ इट इज वेरी सिंपल. सर बेसिकली सिस्टम के अंदर ही एक ऑडिट प्रोसेस को डाल दिए. तो कुछ भी ऑर्डर अगर आता है तो उस ऑर्डर को क्या डायरेक्शन देना है, द CRM हैंडल्स. सॉल्ट लेक स्टोर की एक CRM है, हर एक ऑर्डर उसकी ड्यूटी है कि हर एक पीस फैक्ट्री से ऑन टाइम बन के सॉल्ट लेक स्टोर पहुंच जाए. तो उससे रिलेटेड जो भी उसको टू एंड फ्रो करना होता है, एवरीथिंग इज डन बाय हर ऑन दिस शीट्स. सर आप जैसे ये मेरी एक सेल्स पर्सन है सर, ये इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है सर. जैसे जो पिंक कलर है वो एक स्टोर का है, जो येलो है वो सेकंड स्टोर का है, जो ग्रीन है वो थर्ड स्टोर का है. तो ये पूरा टीम, और ये मेरा ऑनलाइन टीम का भी MIS बना हुआ है. सब जैसे रिसेप्शनिस्ट है, अब उसको ये पूरा लिस्ट है कि उसको सुबह से शाम तक में रिसेप्शन पे बैठ के क्या क्या काम करना है. अब कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है कि ये भूल गए या ये काम नहीं हुआ, ऐसा अब कुछ नहीं है. सब 100% हो रहा है. नहीं तो पहले क्या था, फॉर एग्जाम्पल उसको जब पूछते थे कि स्टॉक ट्रांसफर वाला सारा एंट्री हो गया है, तो वो बोलती थी कि मैम अभी थोड़ा टाइम नहीं मिला, 1-2 दिन में हो जाएगा. अब चेकलिस्ट लग गया है, अब उसका फ्रीक्वेंसी डेली है. सो पीसी एक बार इस शीट को खोल के चेक कर लेती है, अगर कोई काम पेंडिंग है तो रिसेप्शनिस्ट को रिमाइंड कर देती है कि आपका ये स्टॉक ट्रांसफर वाला काम बाकी है, आज आप कर दीजिए. सो वो फॉलो अप करने से अब हो जाता है. सर सारा हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है एवरीथिंग, कि एक सेल्स पर्सन है ना रिटेल स्टोर में जाके करता क्या है, अपनी 24 घंटा कैमरा लगा के तो देख नहीं सकते हैं कि वो क्या कर रही है. सर याद है सर आपको, मैं क्लास में उठ के डेली आपसे पूछता था कि सर इंसेंटिव दे दे क्या, आसपास मेरे फ्रेंड लोग सब इंसेंटिव दे रहे हैं, आप बोलते थे कि तू बस इंसेंटिव मत लगाना, मेरी बात सुन ले, इंसेंटिव मत लगाना, अगर अभी तक बचा हुआ है तो बचा रहे, एक बार इंसेंटिव लग जाएगा तो पीछे आना बहुत मुश्किल है. एवरी वीक एक तो लड़ाई होता था इंसेंटिव को लेके. आई वॉज एकदम अगेंस्ट इंसेंटिव की एक बार स्टार्ट कर देना फिर वो डेडली है. एंड ही वॉज वेरी श्योर कि इंसेंटिव के बिना कोई परफॉर्म नहीं कर सकता. सर उसके बाद अब तो सर जो रिजल्ट है, आप तो सर मतलब अब तो आपस में इतना कंपटीशन है कि हम लोग को प्रॉपर रोटेशन सिस्टम लगाना पड़ा, बिकॉज आपस में इतना जेलेसी फैक्टर होने लग गया था सेल्स टीम में. सब लोग है ना 10 बजे स्टोर पहुंचते थे कि है ना कि कोई भी क्लाइंट आए तो सबसे पहले हम उसको ले. स्पिरिट स्टार्ट हो गया MIS लगते ही. अब सबको लग रहा है कि अगर सपोज वीकली टारगेट है कि 5 लहंगास बेचना है, सर क्लाइंट आते ही सब फाइट करते थे कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है. एकदम क्रेजी हो गया था. सर उल्टा था सर, जैसे कोई क्लाइंट वॉक इन करता था, कोई ना कोई बहाने से कोई टिफिन में चला गया, कोई फोन में बात कर रहा है, कोई मतलब हम लोग को कितनी बार सर फीडबैक मिलता था कोई फ्रेंड से या रिलेटिव से कि योर स्टाफ इज वेरी कैजुअल. नहीं करते थे, वेलकमिंग नहीं थे. मतलब अगर स्टोर में क्लाइंट आ गया तो भी है ना, अगर कोई अगर लंच कर रहा है तो वो लंच ही कर रहा है बैठ के. सो देयर वाज नो कॉम्प्लेक्स अमंग्स द सेल्स पीपल. सर अब तो MIS इज द मैजिक सर. MIS के बिना तो सर ये सब परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है. सर वी हैड टू पुट अ रोटेशन शीट कि अब रोटेशन से जो फर्स्ट कस्टमर आएगा उसको नंबर 1 डील करेगा, सेकंड कस्टमर को नंबर, सबको नंबर्स देने पड़े. सर बहुत मतलब एवरीबॉडी वांटेड टू डील दैट क्लाइंट, एवरीबॉडी वांटेड टू कन्वर्ट. सर ये मेरा लास्ट में है ना सर, देखिए ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रिसेप्शन कन्वर्जन डिटेल्स है. तो ये दिख रहा है सर, वीक 1 में हमने टारगेट दिया था 10 लाख का, और एक्चुअल स्कोर कितना का है सर देखिए सर. ये मंथ का देखिए, ये लॉकडाउन पीरियड का है सर. ये 50 लाख का टारगेट था और 35 लाख अचीव किया हम लोग ने. पूरा ऑनलाइन है ये पूरा सर, मनोज बजाज सर की का रिजल्ट है ये सर. Sir, I would like to share only one thing that we were very strict. जब आपने ये बात बोला था अपना दिमाग मत लगाओ, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, सर हम लोगों ने ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो किया, क्योंकि मेरे लिए इट वाज अ विन और विन सिचुएशन. मतलब आई वाज अगेंस्ट सो मेनी ऑड्स, आई वाज डूइंग द कोर्स, सो आई वाज वेरी श्योर कि आप जो बोल रहे हैं वही करना है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी सर, जो हमारी एलुमनाई, जो हमारी लास्ट डे वाली पार्टी थी सर, वी वर द ओनली पीपल
and one more friend who had completely achieved the autopilot का process, who had completely done everything, and जो हमारी बैच की कैलकाटा बैच से there were like 25 of us, so बाकी लोग everybody was in the initial stage, किसी का FMS ही नहीं बना था, किसी का फ्लो चार्ट में स्टेज में अटक गए थे, कि blindly listen to what he says, and sir my entire life, in fact हमारी दोनों की लाइफ सर पूरी चेंज हो गई after 4 AM. 4 AM is the magic. 4 AM छोड़ के if you are doing 4 AM there is no power in the world कि आपको ऑटो पायलट नहीं होगा. there is no power. One important message which I would like to give to everyone कि अपने EA को संभाल लो, DME को संभाल लो और PCs लगा लो. अपना कंपनी को ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने आंख के सामने दिख जाएगा. पूरा कंपनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट्स अचीव कैसे हो रहे अपने आप. तो DME 2 है, PC 7 है, 2 EA है, 4 CRM है. DME हम लोग ने संग 2 हायर किया बिकॉज सर हमको हमेशा ये फियर रहता था कि अगर ये चली गई तो दूसरे का क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा. तो मेरा पहले वाला जो स्टोर है वो 1500 स्क्वायर फीट का था. उसके बाद मैंने 4500 स्क्वायर फीट का स्टोर खोला और बॉम्बे में मैंने सर सांता क्रूज में 1600 स्क्वायर फीट का स्टोर खोला है. अभी 7000 एट नाउ एट प्रेजेंट.